ऑलराइट स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर कर रहे हैं। अभी तक जो है वो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हम जो है वो अल्कोहल्स के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अल्कोहल है जो है वो दो तरह का रिएक्शन देता है, एक तो OH बॉन्ड ब्रेकेज और एक CO बॉन्ड ब्रेकेज। OH बॉन्ड ब्रेकेज में एक हमने देख लिया है कि अल्कोहल जो है ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड अल्कोहल बिहेव्स एज एसिडिक इन नेचर। वो अल्कोहल में भी होता है और फिनॉल में भी होता है। जैसे फिनॉल के अंदर आप AR अराइल ग्रुप लिख सकते हैं और ये OH, ये OH बॉन्ड जो है ये ब्रेकेज हमने देखा। पहले तो एसिडिक कैरेक्टर हमने देखा कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो OH बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से होता है। अल्कोहल और फिनॉल बोथ आर एसिडिक इन नेचर। फिनॉल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब मिलियंस टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। वो आप pKa वैल्यू से आप पता कर सकते हैं। pKa वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर को। अगर pKa वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर कम है, बिकॉज एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो, अब अल्कोहल जो है वो एक तरीके से प्रोटॉन डोनर है। हम यहाँ पर इसको अरीनस एसिड नहीं मान रहे हैं, हम इसको कॉन्जुगेट मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड मान रहे हैं। तो अल्कोहल जो है वो प्रोटॉन डोनर है। उसके हिसाब से हम Ka और pKa वैल्यू निकाल लेंगे। Ka और pKa वैल्यू निकालने के बाद हमें पता लगा है कि फिनॉल का pKa वैल्यू मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो, या इसका एसिडिक कैरेक्टर मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, तो मिलियंस ऑफ टाइम्स एक तरीके से कम है इसका pKa वैल्यू एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक एज कम्पेयर टू फिनॉल। अब अल्कोहल में 3 अल्कोहल हमने देखे पुराने लेक्चर में, अगर आप देख सकते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि हमें पता है एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट है। टर्शियरी अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, प्राइमरी अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट कम होता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे। नाउ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है, इसमें भी अल्कोहल का जो है वो OH बॉन्ड ही ब्रेक होता है। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है ये एक तरह का रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल और जो एसिड है दे मिक्स अप टुगेदर, दे रिएक्ट टुगेदर इन एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस एस्टर। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, जैसे हम अल्कोहल ले लें ROH प्लस आपने कोई एस्टर ये एसिड ले लिया CH3COOH, तो यहाँ क्या बनेगा, अब ये एसिडिक मीडियम रखना है आपको, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालेंगे। मतलब क्या है, ये आपका एक्सपेरिमेंट में भी आता है 11th और 12th में। ये आपने बीकर लिया, बीकर के अंदर अल्कोहल ले लिया और ये दूसरे बीकर में आपने जो है वो एसिड ले लिया, ये एसिड ले लिया। इन दोनों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने ये यहाँ पे वाटर ले लिया है, वाटर के अंदर थोड़ा सा हमने एसिड H2SO4 डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर जो है ये हमने ये भी डाल दिया और ये भी डाल दिया। जब आप इस बीकर को गर्म करोगे तो आपको फ्रूटी स्मेल आएगी। फ्रूटी स्मेल इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट में भी आता है जिसमें आपको पता करना होता है। ये अल्कोहल का टेस्ट भी है एक तरीके से, और ये एसिड का भी टेस्ट है। मतलब अगर आपको कोई लिक्विड दे दिया जाए तो उसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके अगर आप करेंगे तो वो एसिड हो सकता है। कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है, क्योंकि ये जो एसिड है इसके डेरिवेटिव भी ये टेस्ट देते हैं, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कुल मिला के ये है कि एसिड और अल्कोहल को जब आप रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम में तो फ्रूटी स्मेल आएगा। तो फ्रूटी स्मेल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर प्लस H2, ये हमारा आ जाएगा। अब इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल का जो है वो OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसमें आप ये एक तरीके से देखेंगे अल्कोहल जो है वो प्रोटॉन दे रहा है किसको, एसिड को, एक तरीके से ये आप बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस रिएक्शन को कैसे लिखें, ये डिलीट कर दिया। इस रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि CH3CH2OH। अब मैं एसिड को उल्टा घुमा के लिख रहा हूं ताकि वो रिएक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको चीज़ों को याद रखने के लिए उनको रीअरेंज भी कई बार पढ़ना पड़ता है। जैसे ये OH, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हमने कर दिया। तो अब यहाँ पर एसिड जो है वो OH देगा। एसिड क्या देगा हमें, OH देगा, और एसिड जो है वो OH देगा, और जो अल्कोहल है वो H देगा। देखो ये थोड़ा सा देखो इंटरेस्टिंग, अगर आप ये चीज़ याद कर लेंगे कि एसिड से OH निकलता है
OH किससे निकलता है, एसिड से निकलता है, और H किससे निकलता है, अल्कोहल से निकलता है। तो ये यहाँ पर, और ये जो है वो एसिडिक मीडियम में आपको थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना पड़ेगा। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको परफेक्ट एस्टर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये जो बना HOOH और H, ये वाटर बन गया। तो वाटर यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट है, और इसकी जो स्मेल है ये फ्रूटी स्मेल होती है। ये एस्टर है, एस्टर है फ्रूटी स्मेल, तो फ्रूटी स्मेल जो है वो एस्टर की होती है। ठीक है, एस्टर का नॉमेनक्लेचर भी हम करेंगे बाद में। तो एस्टर का नॉमेनक्लेचर एल्काइल एल्केनोएट से होता है, वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो एस्टर फॉर्मेशन, तो एस्टर फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिएक्शन दैट शोज दैट अल्कोहल गिव्स अल्कोहल in this reaction there is a breakage of OH bond. So यहाँ पर भी अल्कोहल जो है वो OH बॉन्ड को तोड़ता है। तो अल्कोहल के एक तरीके से आपने 3 रिएक्शन देख लिए जहाँ पे अल्कोहल जो है वो OH बॉन्ड को तोड़ रहा है। एक तो अल्कोहल जो है वो मेटल के साथ, एक्टिव मेटल, सोडियम हो, एल्युमिनियम हो, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इनको साइड जो है वो अल्कोक्साइड बनाता है, और वहां पर भी वो H+ देता है। पहला तो वो रिएक्शन जहां पे अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, बिकॉज कंपाउंड्स दैट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस हैव प्रोटोनिक हाइड्रोजन, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। एक तो वो हो गया। दूसरा, अल्कोहल जो है वो एसिड का काम करता है। अल्कोहल गिव्स प्रोटोन टू वीक एसिड। अल्कोहल से भी जो वीकर एसिड है उनको अल्कोहल प्रोटोन डोनेट करता है। तो वो भी अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेकेज है, जहां पे OH जो है, अल्कोहल जो है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम कर रहा है। और तीसरा एक रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में भी जो है वो OH बॉन्ड टूटता है। तो ध्यान रहे 3 रिएक्शन है जहां पर आपको अल्कोहल का OH बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, एक तो रिएक्शन वो है अल्कोहल और मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ, वो हमने कर लिया। अल्कोहल किसी वीक एसिड के साथ, ठीक है ना, जहां पे अल्कोहल से भी वीक एसिड होगा तो वहां पे अल्कोहल जो है प्रोटोन देगा, वो हो गया। और एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एक और रिएक्शन है जहां पे फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो देखो 2 चीजें हैं, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सो इन दिस reaction there is breakage of OH bond, there is breakage of COOH bond। OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है अल्कोहल का। ठीक है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब एक चीज और बता दूं, एस्टरिफिकेशन के जैसा ही सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी होता है जहां पे सोप बनता है, वो बस आपको ध्यान रखने के लिए। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक, नाउ अनदर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वो है एरोमेटिक अल्कोहल के साथ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन विथ फिनॉल। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन विथ एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये जो है ये एरोमेटिक अल्कोहल, अगर मैं देखूं ये तो COOH और ये OH, ये सैलिसाइलिक एसिड है। मतलब फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या फिर मुझे ये बोलना चाहिए कि कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH है तो ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक। और ऐसे ही बनता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड के अंदर क्या है कि सैलिसल्डिहाइड भी आपके कोर्स में है, तो ये CHO आ जाएगा, CHO और ये OH। सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड एक जैसी चीज है। सैलिसल्डिहाइड में क्योंकि एल्डिहाइड आ रहा है तो ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड आएगा, और सैलिसाइलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक आ रहा है तो इसमें ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड है, और ये सैलिसल्डिहाइड है, दोनों एक जैसी हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड ये एक जैसी चीज है। ठीक है, अभी हम जो है वो सैलिसाइलिक एसिड पे ही पढ़ेंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है वो सैलिसाइलिक एसिड है, क्योंकि हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बनाएंगे। तो मैंने सैलिसाइलिक एसिड ले लिया है। अब इसमें जो है ये यहाँ पर जो है ये मैं OH की रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रहे। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें OH भी है और कार्बोक्सिलिक भी है, तो कार्बोक्सिलिक इसमें रिएक्शन शो नहीं करेगा, OH जो है वो रिएक्शन शो करेगा, और OH जो है वो भी H तोड़ेगा। मतलब यहाँ पे फिनॉल जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा फिनॉल यहाँ पर जो है, फिनॉल पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। इतना लंबा क्यों हो गया भाई?
इसको छोड़ो, ठीक है। तो मैं इसको ये कर देता हूँ, फिनॉल जो है यहाँ पर, और इसमें भी जो H+ है ये डोनेट होगा। अब इसका किसी भी जो है हम उससे डेरिवेटिव मतलब COO एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें, CO होल ट्वाइस, सॉरी। तो जैसे एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें देखो क्या है, ये जो चीज़ है ये 2 बार आई है ऑक्सीजन के, CH3CO, ये भी ये है, ये भी ये है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन लेके होल ब्रैकेट कर दूंगा बाहर। अब ऑक्सीजन जो है वो 1 बार है, तो मैं उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, CH3CO होल ट्वाइस O। मतलब ये 2 चीज़ें जो है मैंने ब्रैकेट में लिख ली हैं, तो इसको मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को जब हम जोड़ते हैं तो वहां पर ये एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एसिड डालेंगे, एसिड हमने डाल दिया। अब होगा क्या कि ये जो है एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब यहां पर जो है ये बॉन्ड यहां से टूटता है, CO ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और यहां से H टूटेगा, यहां से H टूटेगा। अब ये वाला जो ग्रुप है ये यहां पे लग जाएगा आके, ये यहां पे इस कार्बन से ये ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये, और इससे जो है वो H+ जो निकला वो लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा COOH O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आया, और इस पे H+, ठीक है। और हमारा बन जाएगा CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बन गया। अब ये जो चीज़ है ये एस्पिरिन कहलाती है। एस्पिरिन मतलब एनाल्जेसिक है, एक ड्रग है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ड्रग के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी ये सब ब्रांच हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही डील करती हैं। इसमें हम ड्रग्स और उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं, कैसे कोई ड्रग जो है वो बनती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ अ ग्रेट एप्लीकेशन इन ड्रग इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लिविंग बींग्स के लिए ही होती है। मतलब कंपाउंड्स मेनली सिंथेसाइज इन लिविंग बींग्स, तो या लिविंग बींग्स के एप्लीकेशन से या लिविंग बींग्स के लिए बनाई जाती है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इट इज, अब ये क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। देखो ये सैलिसाइलिक एसिड था और सैलिसाइलिक एसिड में हमने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। अब ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोलेंगे इसको। ये एक तरीके से है एस्टर ग्रुप भी है और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मैं इसको हटा देता हूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड मैंने बोला। क्योंकि आप प्रायोरिटी में देखेंगे तो एस्टर की कम प्रायोरिटी होती है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, इसलिए एसिटाइल सैलिसाइलिक हमने इसे बोला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे कॉमन नेम है इसका एस्पिरिन। हालांकि ये जो ड्रग है वो अब बहुत कम हो गई है एनाल्जेसिक के काम में। अब एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स एक तरीके से, या रिलीविंग एजेंट जो होते हैं, मस्कुलर रिलीव, या फिर कुछ नर्वस सिस्टम से भी, ये मतलब एक तरीके से पेन किलर है ये। तो एस्पिरिन इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक और इसका नाम जो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है ये, और इसका जो है वो एस्पिरिन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में पूछी जाती है। तो बोर्ड में आपको ये पूछ सकता है कि ड्रॉ अ रिएक्शन या एक्सप्लेन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन और एक्सप्लेन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड विच रिएक्शन इज, मतलब विच बॉन्ड ऑफ फिनॉल या विच बॉन्ड ऑफ एल्कोहल इज ब्रोकन। तो यहाँ पे OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है, ध्यान रखें आप। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर भी जो है हम OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनहाइड्राइड हम लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है ये हमने जो रिएक्शन है वो देख लिए हैं, मतलब वी हैव सीन द रिएक्शन इन विच देयर इज ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। 3 तरह के रिएक्शन है, और एक तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक ये रिएक्शन है मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल है, एक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल है कि अल्कोहल को आप कौन सा एसिडिक कैरेक्टर मानेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर, और उसके अंदर कौन सा जो है करेंगे, ठीक है।
अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन विच देयर इज ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज करा दूं। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, एंड अल्कोहल गिव्स रिएक्शंस बिकॉज ऑफ टू, मतलब अल्कोहल ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। एक तो OH बॉन्ड की वजह से ब्रेकेज होगा, वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं, ठीक है। आप जब भी पढ़ें तो एक छोटे छोटे नोट्स भी बना लीजिए। नोट्स से क्या होता है, आप नोट्स बनाने का मतलब ये है कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनका मेमोरी और रिटेंशन पावर ज़्यादा रहता है। नोट्स आपको ऐसे बनाने, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, आपको किस तरीके से याद रहता है। कुछ को फ्लो डायग्राम में याद रहता है, कुछ को फ्लो चार्ट में याद रहता है, कुछ को मेमोरी डायग्राम में याद रहता है, अलग अलग, कुछ को ट्रिक से याद रहता है। जैसा भी आपका है वैसा आप नोट्स बना के रखिए। नोट्स से होता यह है कि अगर आप एक पेज अगर बुक का पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगभग 15, 20, 25 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उस एक पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो उसका जेस्ट है, जो उसका निचोड़ है, वो आपने छोटा छोटा नोट्स बना के लिख लिया है कहीं पे, तो वो आपका 15-20 लाइन में आ जाएगा, और उस 15-20 लाइन को पढ़ने में आपको 5 मिनट लगेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है। तो नोट्स से ये फ़ायदा होता है। तो मतलब जैसे है, वैसे तो आप पूरा पढ़ें बुक के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हैं, तो आपको पूरा 2-3 पेज पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उसी पेज आपने थोड़ा सा लिख लिया। जैसे 1, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with active metals, active metal like sodium, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है ये OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। सिमिलरली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सेकेंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पे एस्टर बनता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, मतलब एस्पिरिन फॉर्मेशन, ये भी तो अब आपने लिख लिया और उसको दिमाग में रिकॉल कर लिया। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होता है, या आपका एस्पिरिन फॉर्मेशन क्या होता है, या एस्पिरिन का नाम क्या है। एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। एस्पिरिन का नाम भी पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, या नीट में भी ये आया हुआ है, ठीक है। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड इज ब्रोकन। So reactions due to breakage of CO bond, breakage of CO bond, यहाँ पे CO बॉन्ड जो है ये टूटेगा, अल्कोहल का CO बॉन्ड टूटेगा, ध्यान है। अब ये मैं आपको रिएक्शन में शुरू में ही बता चुका हूँ, अगर आप पुराने लेक्चर देखें तो उसमें आपको मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होते हैं, जहाँ पे अल्कोहल का प्रोटोनेशन करा, उनके अंदर जो है वो CO बॉन्ड ब्रेक होता है, बिकॉज प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि जब ये CO बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर को ले जाएगा, बॉन्ड शेयर पेयर को वो ऑक्सीजन ले जाएगा, जिसपे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रहे कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल जनरली शोज ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो कि आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे का ही आगे रिपीट होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा तो एल्किल हैलाइड ही मेन चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में 12th केमिस्ट्री में। एल्किल हैलाइड के बहुत सारे रिएक्शन 11th, मतलब एल्किल हैलाइड के बहुत सारे रिएक्शन अल्कोहल में रिपीट हो रहे हैं, और एल्किल हैलाइड और अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड में रिपीट हो रहे हैं, और इन तीनों चैप्टर के जो हैं बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में रिपीट हो रहे हैं। तो वो अगर आपको पुराना याद है तो नया बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नाउ रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन जो है यहां पर बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये देखो क्या है, अगर CO बॉन्ड टूट रहा है तो OH निकलेगा, और OH जो है वो OH निकलेगा तो वो OH माइनस में निकलेगा, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल निकल गया। अब कार्बन पे पॉजिटिव आया तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड जो आपने देखा था, जैसे क्या था रिएक्शंस ऑफ, तो पहला इसके अंदर क्या है ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। रिकॉल करो, मैं बता चुका हूं ये कौन सा, ये HCl प्लस ZnCl2, जिसमें HCl कंसेंट्रेट होगा,
कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, ये लूकास रिएजेंट है। तो ये आपको क्या बना के दे देगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको बना दे देगा RCl प्लस H2O, ठीक है। टर्बिड सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है। टर्शरी अल्कोहल बहुत जल्दी ये रिएक्शन देते हैं, क्योंकि यहां पर जो है वो क्या बन रहा है, ये OH बॉन्ड जो है ये निकल रहा है, तो कार्बन में प्लस चार्ज आ रहा है, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन टर्शरी अल्कोहल का सबसे जल्दी बनता है, वो पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी टर्बिडिटी देगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल बहुत देर से देगा या फिर देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन। सो रिएक्शंस विथ लूकास रिएजेंट, रिएक्शन विथ लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट भी दे सकता है आपको, नहीं तो ये भी दे सकते हैं कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मेन। नाउ दूसरा जो है वो आपने देखा रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, या फिर वो सेकंड ROH प्लस PX3 आप ले लो, PX3। अब PX3 जो है, अब ये जैसे PCl3 है, PBr3 है, उसके अंदर फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ये भी रिएक्शन। अब फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, वो दोनों रिएक्शन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक में HCl बनता है, एक में HCl नहीं बनता। तो उसमें देखना आप, इसमें बताओ HCl बनेगा कि नहीं बनेगा। ये मैंने बताया था आपको कैसे करना है, क्योंकि फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में अगर मैं PX3 देखूं, या चलो आप XX नहीं करते तो PCl3 ही देख लो, PCl3 ही अगर देखें तो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में हमारा इसका जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, एक साथ तीनों बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि अलग अलग बॉन्ड नहीं है, तीनों जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड रहते हैं, तो तीनों एक साथ टूटेंगे, तो 3 हट गए। तो इसके लिए आपको 3 अल्कोहल लेना पड़ेंगे, तो 3 RCl बनेगा और H3PO3 यहां पे निकलेगा। यहां पे HCl नहीं बनता, क्योंकि ये 3 OH निकालेगा, क्योंकि 3 Cl निकाल दिए, 3 न्यूक्लियोफाइल उसने निकाल दिया, Cl- और 3 आपने यहां पे 1:3 का रेशियो लेना है, 3 आपने OH निकाल दिए, तो 3 RCl बनेगा। ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको पुराने एल्किल हैलाइड में, वहां पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन को कैसे याद करना है। और ये बनेगा POH होल थ्राइस। सो देयर इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ एनी HCl। तो ये भी रिएक्शन जो है यहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ऐसी PCl5 भी आप देख सकते हैं, PCl5 के अंदर भी वो हमारा CO बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है। तो नेक्स्ट करते हैं PCl5। तो PCl5 के अंदर भी हमारा वो ब्रेक हो रहा है, मतलब एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन में एक तरीके से वो हमारा ये है। तो थर्ड, अगर आप ये ROH प्लस PCl5 ये आ गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ पे HCl बनता है, ठीक है, यहाँ पे HCl बनता है, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे क्या होगा, P डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो जाएगा और एक H है, वो मैं बता चुका हूँ आपको पुराने वाले रिएक्शन में। इसमें जो है वो, इसमें PCl3 में HCl नहीं बनेगा, इसमें जो है वो HCl बनेगा। ये रिएक्शन हो गया हमारा। तो प्रिपरेशन ऑफ जो एल्किल हैलाइड है उसमें कोई सा भी रिएक्शन अगर आप ले लो, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ, मतलब कोई भी हेलोजिनेटिंग रिएक्शन, कोई भी हेलोजिनेटिंग रिएजेंट जो है वो जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे CO बॉन्ड टूटता है, क्योंकि हेलोजिनेटिंग रिएजेंट जो है वो जब हेलोजन डोनेट करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में डोनेट करेगा, मतलब X- की फॉर्म में डोनेट करेगा, और X- जो है वो इस पे कार्बन पे लगेगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको ना। तो ये तो हमारे हो गए, मतलब यहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये कैटेगरी हुआ जहाँ पे हेलोजिनेटिंग रिएजेंट जो है वो अल्कोहल से लगेगा और CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तीनों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एल्किल हैलाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट और अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्किल हैलाइड में ये रिएक्शन जो है वो प्रिपरेशन में आता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर जो है ये रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में आता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है एक तरीके से, जहाँ पे अल्कोहल जो है वो OH- को रिलीज करता है और Cl- लग जाता है। लुकास रिएजेंट में क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल का, वो इंपॉर्टेंट है। PCl3, PCl5 में कौन HCl देता है और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है। PCl3 में H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बनेगा, PCl5 में POCl3 बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे HCl बनेगा। अब दूसरा रिएक्शन जहां पर हम CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CO बॉन्ड जो ब्रेक करेंगे वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ अल्कोहल डिहाइड्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कोहल डिहाइड्रेशन।
So dehydration of alcohol. Next, reactions involving reactions. हम पढ़ रहे हैं reactions in which OH bond breaks. Sorry, CO bond of alcohol break. CO bond breakage. ये हम पढ़ रहे हैं. एक हमने पढ़ लिया है कि अल्कोहल का हेलोजिनेटिंग रिएजेंट के साथ, मतलब अल्कोहल PCl3, अल्कोहल PCl5, अल्कोहल लूकास रिएजेंट, उसमें जो है वो CO बॉन्ड बनेगा. वो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन रिएक्शन. Dehydration reaction of alcohols. Dehydration reaction of alcohol, ये हमने पढ़ा. ठीक है. डिहाइड्रेशन क्या है? देखो, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर, डी का मतलब रिमूवल, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. डिहाइड्रेशन, यहां पे डी लगा है, डी मतलब रिमूवल होता है और हाइड्रेशन मतलब वाटर से है. सो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल. सो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. अब डिहाइड्रेशन करने के लिए जनरली जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ता है. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि अगर हम शुगर को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें तो शुगर काली पड़ जाती है. दैट इज कॉल्ड एज चैरिंग ऑफ शुगर. तो उसमें क्या होता है कि शुगर का जो फॉर्मूला है, मतलब अगर आप देखें C12H22O11, तो मैं इसको बोल सकता हूँ C12, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ H2O11, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है. तो मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल में 12 वाटर के मॉलिक्यूल है. तो मैं शुगर में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब मैं डालूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा. ब्लैक चार बनता है, ब्लैक चार, जिसको बोलते हैं चैरिंग ऑफ शुगर. चैरिंग ऑफ शुगर. ये क्या होता है? ये होता ये है कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, ये 12 जो वाटर हैं, 12 जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये 12 जो वाटर मॉलिक्यूल, इनको निकाल देता है तो सिर्फ कार्बन ही बचता है. यहां पर C12 ही बनेगा, C12 ही बचेगा. और कार्बन आपको पता है काला होता है, इसलिए ये अरे यार क्या चक्कर है साला, हाईलाइटर में बड़ा दिक्कत है. दूसरा बोर्ड लाएंगे. C12, तो ये ब्लैक होता है, ब्लैक. तो ये बताता है हमें, ये रिएक्शन इसलिए बताया, दिस रिएक्शन शोज दैट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये जो है ये हर कहीं से पानी जो है खींच लेता है. अगर ये स्किन पे गिर जाए तो स्किन भी आपकी काली पड़ जाएगी, बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब ऑल मॉइस्चर ऑफ ऑल योर सेल्स. जहां जहां तक ये जाएगा उन सेल्स का सारा मॉइस्चर खींच लेगा, वाटर खींच लेगा, वो सेल्स डेड हो जाएंगे, स्किन डेड हो जाएगी. ठीक है. तो मतलब ये है रिमूवल ऑफ वाटर अल्कोहल. तो जब भी आपको डिहाइड्रेशन करना हो अल्कोहल में से या ज़्यादातर और किसी चीज़ों में से, तो हमें स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड लेना पड़ता है. जनरली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. तो देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं. ये हमने कर दिया. ठीक है. नाउ जैसे ये CH3 CH2OH और ये हमें जो है H2SO4. ठीक है. और ये कंसंट्रेट. अब यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल है. 443 केल्विन टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर, ये ध्यान रखें आप. अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो प्रोडक्ट दूसरा बन जाएगा, ईथर बन जाएगा. ठीक है. तो ये हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 ये होता है. अब ये रिएक्शन होता कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा लिया है तो ही अल्कीन बनेगा. अगर टेम्परेचर आपने कम लिया है, क्योंकि ये रिएक्शन आप ईथर फॉर्मेशन में भी पढ़ेंगे, CH2OH. जैसे अगर आपने ये करा है 414 केल्विन, कम टेम्परेचर लिया है. अब कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. H2SO4. ठीक है. तो ये हमारा CH3 CH2O
ये बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये ध्यान रहे, कम टेम्परेचर पे ईथर, कम टेम्परेचर मतलब धीरे धीरे जो है वो फॉस्फोरिक एसिड जो सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे जो है काटता है, पहले यहाँ से काटता है, जब तक ये काट नहीं पाता जब तक दूसरा आगे चिपक जाता है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो ईथर जो है वो 414 केल्विन पे धीरे धीरे होगा, टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन धीरे धीरे कटाई होगी। यहाँ पे एक झटके में कटाई हो जाती है, मतलब वाटर जो है यहाँ पे एक झटके में ही निकल जाता है, एक तरफ से OH निकला दूसरी तरफ से H निकला, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो चीज़ें बहुत जल्दी होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है बहुत जल्दी होती हैं चीज़ें, बहुत जल्दी चीज़ें होंगी तो उसमें अल्कीन बन जाएगा, खटाखट OH और H निकल जाएगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे रिएक्शन होगा तो उसमें ईथर बनता है। तो ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर का किसी भी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा रोल होता है, दैट्स वाई केमिस्ट्री इज़ वेरी फैसिनेटिंग, फैंटास्टिक, ठीक है, फैंटाबुलस, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, आप करने क्या जा रहे हो और बन क्या जाता है अगर प्रेशर और टेम्परेचर आपने बदल दिया, ठीक है। जैसे कि जिसको सेरेंडिपिटी बोलते हैं कि आपने टेम्परेचर प्रेशर बदल दिया तो चीज़ें कुछ और ही बनेंगी। जैसे यूरिया जो बना वो टेम्परेचर और प्रेशर के अनकंट्रोल्ड वे में ही बना, जो पहला अमोनियम साइनेट से जो यूरिया बना, जो वोहलर ने बनाया, उसमें उनका मूड नहीं था यूरिया बनाने का, कुछ और बनाना चाह रहे थे वो, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, कुछ का कुछ रिएक्शन हो गया तो यूरिया बन गया। तो मतलब दैट इज सेरेंडिपिटी, इन्वेंशन बाय चांस, आप करने कुछ और जा रहे हो और हो कुछ आ जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टेम्परेचर प्रेशर, या पूरी केमिस्ट्री में, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरी केमिस्ट्री में टेम्परेचर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर बदल दिया तो प्रोडक्ट कुछ और ही बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किताब पढ़ ली और एक्सपेरिमेंट करके आप चीज़ बना दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर भी आपको 2-3 बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा, जब आपको समझ में आएगा तो एक्चुअली हो क्या रहा है। किताब पढ़ के कोई ड्राइविंग नहीं सीखता, कार में बैठना पड़ता है उसके लिए एक्सपीरियंस। तो ये इसीलिए केमिस्ट्री जो इज फैंटास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन होता कैसा है वो देखो आप कैसे होता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में पूछा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। कैसे होता है, CH3 CH H और ये OH। अब यहां पर आपको हमेशा ध्यान रहे अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन, इनकी जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। अल्फा हाइड्रोजन कहीं पर भी हो, किसी भी फंक्शन ग्रुप के पास हो, सो अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब इसके पास हम H+ कंसनट्रेटेड H+ ले जाते हैं तो H+ इनके लोन पेयर पे अटैक करता है, ठीक है। इस टाइम पे पहले जब इस टाइम पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक कर रहा है, मतलब ये अल्कोहल बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अल्कोहल जाके वहाँ चिपकेगा या फिर ये जो है इसको बुलाएगा। तो यहाँ पर जो है ये CH3, ध्यान रहे अल्कोहल कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। प्रोटोनेटेड, एक बार प्रोटोनेशन होने के बाद फिर इसका रोल अलग है। ये प्रोटोनेशन हो गया है, प्रोटोनेशन होने के बाद इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है। आजा भाई लोन पेयर, अरे भाई लोन पेयर क्यों नाराज हो रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे चिपक गया। अब इसने लोन पेयर दे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन अपने आप को रिलीव करेगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है तो ऑक्सीजन जो है पागल सा हो जाता है और जैसे वो गाय सर हिलाती है ना, सांड सर हिलाता है इधर उधर, वैसे ही ऑक्सीजन जो है सर हिला के ये अपना बॉन्ड तोड़ लेता है यहाँ से रिश्ता तोड़ लेगा, तो जिसकी वजह से कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो पागल हो जाता है जब भी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर CH3 CH और OH ये प्लस, ये आ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पगला गया है तो ऑक्सीजन अपना पीछे से जो है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटॉन ने ले लिया। प्रोटॉन आर वेरी एक्टिव स्पीशीज, तो जहाँ कहीं भी उसको लोन पेयर मिलेगा वो जाके चिपक जाएगा। तो वो प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे चिपक गया, ऑक्सीजन जो है वो उसको अपने प्रोटॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रोटॉन ने छीन लिया, ऑक्सीजन पगला गया तो मेरे प्रोटॉन छीन लिया। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये पीछे से जो है ये अपना बॉन्ड पेयर खींच लेता है, तो ये कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोकटाइन। अब देखो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकटाइन प्लस H2O, ये H2O रिलीव हो गया, कार्बोकटाइन बन गया। कार्बोकटाइन, ऑल द चार्ज स्पीशीज, जितने भी चार्ज स्पीशीज हैं या जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल, वो ज़्यादा देर के लिए रुकते नहीं हैं।
बहुत से केसेस में तो यू कैन नॉट आइसोलेट देम, ये सिर्फ एक मैकेनिज्म बताने के लिए है कि कैसे होता है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब ये जो है ये चार्ज स्पीशीज हाईली अनस्टेबल, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, यू डो नॉट हैव टाइम टू आइसोलेट दैम। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन क्या करता है, ये H+ निकाल देता है, CH3 CH, ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये जो है ये यहाँ से H+ निकालेगा, ये जो बीटा पोजीशन से, मतलब CH3 से यहाँ से निकालेगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से निकालेगा ये CH और ये H, ये हमारा बना। अब यहाँ से ये H+ निकालेगा, H+ निकल गया, और ये जो बॉन्ड पेयर छोड़ के गया ये बीच में आ जाएगा, तो हमारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये बन गया एल्कीन। डबल बॉन्ड CH+, ये H+ वापस निकल गया, तो एक H+ यूज हुआ और एक H+ निकल गया। तो यहाँ पर H+ इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। H+ जो है वो अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर रहा है, H+ जो है वो अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर रहा है, मतलब इट इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। एक H+ यूज हुआ, एक H+ निकल गया, और पूरा रिएक्शन ऐसा है। तो मतलब इन टोटल अगर आप लिखो इस रिएक्शन को, तो मैं मतलब जो कॉमन है वो हटा देता हूँ, मतलब इससे ये कट जाएगा, देखो क्या काट है, ये चीज वहां पर है, तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड कैंसिल, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड कैंसिल, ये चीज यहां पर है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड कैंसिल, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड कैंसिल, ये बचेगा। और H+ एक मैंने यहां लिया और एक H+ मैंने यहां लिया, ये कैंसिल। ठीक है, तो अब बचेगा सिर्फ ये, इसका डिहाइड्रेशन, ये और वो, मतलब मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। ये हट गया और इसको ऊपर कर देता हूं। स्मार्ट बोर्ड की बात ही अलग है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ये आ गया, ये आ गया हमारा, ठीक है, ये एल्कीन बन गया। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स एल्कीन, और वो डिहाइड्रेशन फिर वो जो है वो सेडजेफ रूल के हिसाब से होगा कि कौन सा एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इसके अंदर, कि एल्कीन हैविंग हायर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल। जैसे इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर CH3 CH3 CH2 और OH, ये इसमें यहां पे करते हैं कि ये आ गया यहाँ CH3 OH, और यहां पर भी हमारा CH3 कर देते हैं और ये H। ठीक है, अब ये है हमारा प्रोडक्ट। अब इसमें देखो क्या है कि बीटा हाइड्रोजन आपको देखना है, मतलब बीटा एलिमिनेशन होता है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। तो इसमें सबसे पहले तो वाटर निकल जाएगा, वाटर निकाल दिया हमने। इसको H+ में ले लेते हैं, H+, कलर सही दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर तो ये OH- निकल गया, OH- मैं हटा दूँ, OH- हटा देता हूँ। चलो भाई धीरे धीरे ही करते हैं, एक मिनट को स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो पहले तो मैं इस मॉलिक्यूल को ले लेता हूँ, इसी मॉलिक्यूल को वापस रिपीट कर लेते हैं और उसमें से OH- हटाते हैं। कॉपी कहाँ है, कॉपी ये कॉपी पेस्ट, ये समझ में अभी अब आया, ये चीज आ गई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या है, OH को हटा देता हूं, ये OH- निकल गया, तो कार्बन पे प्लस आ गया, कार्बन पे क्या आ गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। अब H+ या तो उधर से निकलेगा या इधर से निकलेगा या इधर से निकलेगा। तो अगर मैं H+ निकालता हूं, मतलब मेरे हिसाब से, तो एक में 3 तरीके से हम H+ को निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बीटा हाइड्रोजन निकालना है। अगर आपने H+ यहां से निकाला है, ये वाला H+ निकाला, तो मैं यहां पे जो मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH3 H CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये वाला निकाला है, यहां से एक H+ निकाला, और एक अगर आप यहां से निकालेंगे तो हमारा वो बन जाएगा CH3 CH3 H
डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ठीक है। ये और ये कंपाउंड एक तरीके से एक ही है, नाम करेंगे तो ये और ये कंपाउंड एक ही है। अगर आप यहाँ से निकालेंगे, अगर आप यहाँ से H+ निकालेंगे तो हमारा तीसरा कंपाउंड बन जाएगा। उसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। ये बन गया हमारा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये बन गया, ठीक है। ये अलग कंपाउंड है, ये दोनों सेम कंपाउंड है। ये मैं 1 बोल देता हूँ क्योंकि नाम सेम है, और ये सेकंड बोल देता हूँ। तो इसमें सेकंड की जो फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज इट इज़ हाईली स्टेबल। सेकंड जो है बहुत ज़्यादा बनेगा अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। वो मैं बता चुका हूँ आपको एल्किल हैलाइड में। सेट-ज़ेफ रूल क्या बोलता है? एल्कीन दैट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कैसे है? एल्कीन के अंदर के एक्टिव सेंटर जो है ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो एक्टिव सेंटर है। अब इससे लगे हुए जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और उनसे हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन इसमें ये हाइलाइटर का जो ये कम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ये एक्टिव सेंटर है, ये एक्टिव सेंटर है। उससे लगे हुए जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है। तो इसमें अल्फा कार्बन 4 हैं और उन सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें जो है ये आपका एक्टिव सेंटर है, CH2 आएगा, CH2। तो ये आपका एक्टिव सेंटर है। इससे एक अल्फा कार्बन और एक अल्फा कार्बन, ये तो इससे 3 और 1 4, उधर भी 3 और 1 4, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 12 है, 12 है, ठीक है। तो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बनेगा, तो ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर, और ये जो है ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज मेजर एंड ऊपर वाला माइनर, ये हमारा, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमने देखा, इसके अंदर भी क्या है CO बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है। अब जो है वो कुछ रिएक्शंस हैं, तो हमने देखा कहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर हम पुराने वाले स्लाइड पे जाएं, ये ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, तो पहला तो है डिहाइड्रेशन, फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन, सेकेंड इज हैलोजिनेशन, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3 PCl5 लूकास रिएजेंट एटसेट्रा, ये हमारे, तो उसके केस में तरीके से कम है। लेकिन डिहाइड्रेशन के अंदर ही फिर वो 4-5 तरह के रिएक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हमें देखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देखें टाइम है क्या? ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कर लेते हैं 5 मिनट में। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब आपको जैसे पता है, मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम एल्केन पढ़ते हैं, एल्केन या हाइड्रोकार्बन। एल्केन के बाद हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के बाद हम पढ़ते हैं अल्कोहल्स, अल्कोहल के बाद हम पढ़ते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ये वही ऑर्डर है जो आपका एनसीईआरटी में है, कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बताया आपको एल्केन से एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां से चीज इंपॉर्टेंट है, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये ऑक्सीडेशन, कार्बोनाइल कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन,
और अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो आगे सीरीज में आगे बढ़ेंगे वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, और सीरीज में पीछे जाएंगे वो रिडक्शन है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, रिडक्शन, रिडक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल, रिडक्शन, रिडक्शन, ये रिडक्शन है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो या तो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर स्ट्रांग है तो वो झट से 2 बार कर देगा ऑक्सीडेशन, अगर स्ट्रांग है, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वो है। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो 1 बार करेगा, तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट डायग्राम है जो आप अगर बनाएं और इसको याद करें तो अच्छा है। तो मतलब एल्केन से एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और एल्किल हैलाइड से अल्कोहल ये भी सब्स्टिट्यूशन, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड वो भी सब्स्टिट्यूशन, एल्किल हैलाइड से एल्केन, वो आप बताओ क्या होगा, Cl का रिमूवल और H का आना, दैट इज, वो आप बताओ क्या होगा, ठीक है। वो मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। और ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा एल्केन, रिडक्शन, रिडक्शन, ये भी रिडक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम से अब ये बना लिया। उसके अंदर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कौन सा 1 स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा 2 स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा 3 स्टेप 4 स्टेप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, वो लिख लोगे तो आपको फट से याद हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट डायग्राम, इसी को नोट्स बोलते हैं, और किसे बोलते हैं। 500 रुपए के नोट को नोट थोड़ी बोलते हैं, या 2000 के नोट को नोट थोड़ी बोलते हैं। ये छोटे छोटे नोट ही हैं जो आपको बड़े बड़े नोट बना के देंगे। ये तो बहुत बड़ा डायलॉग हो गया भाई। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, alcohols. So alcohol gets oxidized. So पहले हम देखेंगे very strong oxidizing agent. First is very strong oxidizing agent. Very strong oxidizing agent, जैसे K2Cr2O7 in presence of concentrate sulfuric acid H2SO4, ठीक है। इसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बोलते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये ग्लास वेयर को साफ करने के काम में आता है। मतलब लेबोरेटरी के अंदर जब भी आपको काम करना हो, आपको तो वैसे स्कूल लेवल पे नहीं बताते ये करने को, ये कॉलेज लेवल पे बताते हैं कि अगर आपको ग्लास लेवल को ग्लासवेयर्स को, आपके जो बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें कोई रिएक्शन कर चुके हैं तो कई बार वो रिएक्टेंट के थोड़े थोड़े पार्ट्स उसके अंदर रह जाते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब कुछ को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना। तो ये जो है ग्लासवेयर को साफ करने में, बिल्कुल ग्लासवेयर के अंदर अगर कोई रिएक्टेंट लगा है, कोई गंदगी लगी है, तो उसको ऑक्सीडाइज करके पूरा साफ कर देता है, वॉश कर देता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें K2Cr2 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। ऑल्दो इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसका इतना ज़्यादा है कि जनरली हम बहुत लिमिटेड यूज़ है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में। लेकिन K2Cr2O7 इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम जो है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 7 दूनी 14, 14 - 2 12, 12/2 6, तो +6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +6 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, दे तो सकता ही नहीं, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी इसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एजेंट दैट हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छीनने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो पावर है अगर किसी चीज़ की है, दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर पूछा जाएगा K2Cr2O7 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
और +6 जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज है, तो इसकी जो भूख है इलेक्ट्रॉन लेने की ये बहुत ज़्यादा है, तो इट कैन ईजिली कैप्चर इलेक्ट्रॉन, सबसे जो है इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपको पता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सीधा जो है एल्डिहाइड को या सॉरी एल्कोहल्स को सीधा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सो alcohols gets converted into carboxylic acid with this acidified potassium dichromate। अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाना है तो क्या है, तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, जिसमें CrO3 एक जो है वो हम ले लेते हैं, CrO3। सो वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ विथ माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ध्यान रहे अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है जब भी आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट आए, ठीक है। नाउ सेकेंड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल with mild oxidizing agent। माइल्ड क्या आता है, एक माइल्ड गोल्ड फ्लेक क्या आता है, वो दुकान पे कई लोग मांगते हैं, माइल्ड में ध्यान नहीं है माइल्ड क्या आता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे दो हैं, देखो क्या है, एक तो है CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड एनहाइड्रस, ये भी आपको एनहाइड्रस लेना है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें, एनहाइड्रस एक तो ये है, और एक है PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है HCl के साथ, PCC इट इज, क्योंकि HCl थोड़ा वीक एसिड है, तो HCl क्या करता है, ये कम एक्शन शो करता है, तो वो मैं बताऊंगा अभी आपको। PCC पहले ये देख लेते हैं, CrO3 एनहाइड्रस। तो CrO3 एनहाइड्रस जो है ये अल्कोहल को, ROH को CrO3 ये कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल जो है उनको तो CHO में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ये CH3 CHOH और ये। अब यहां से क्या है, ये H निकलेगा, यहां से ये H, यहां से ये H निकलेगा, और ये यहां से H निकलेगा, तो अब ये जो बॉन्ड है ये यहां पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। हाँ ठीक है, तो दो H निकल गए, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूवल, ध्यान रहे दोनों में बहुत माइल्ड सा डिफरेंस है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन बनाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल वो कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल। तो डिहाइड्रेशन क्या बनाएगा, एल्कीन्स। बहुत क्वेश्चन पढ़ा करें आप ध्यान से, डिहाइड्रोजिनेशन लिखा है या डिहाइड्रेशन लिखा है, डिहाइड्रोजिनेशन। अब है डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का रिमूवल, डिहाइड्रोजिनेशन ये क्या करेगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा अल्कोहल्स को, कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा अल्कोहल्स को, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो डिहाइड्रोजिनेशन लिखा है या डिहाइड्रेशन लिखा है क्वेश्चन में, मतलब अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड और एल्कीन, तो आंसर होगा कार्बोनाइल कंपाउंड, और डिहाइड्रेशन अगर होगा सो देन दैट विल बी एल्कीन, ठीक है। तो यहां पर CrO3। अब ऐसे ही अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल कैसे, क्योंकि अल्कोहल जिस ग्रुप से लगा है वो उसका कार्बन जो है वो प्राइमरी नेचर का है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। तो ध्यान रहे एनहाइड्रस CrO3 थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आ गया। अब जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल, सो सेकेंडरी
सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन सा ले रहे हो, उसके बेस पे आपका प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। CrO3 एनहाइड्रस, CrO3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस तो कौन सा है वो ध्यान रखना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल मतलब RCrOH, ये आ गया, वही है हमारा CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड एनहाइड्रस। तो ये RCr डबल बॉन्ड O, वही चीज़ है, डिहाइड्रोजिनेशन ही है यहाँ से। अब यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेकेज है, ध्यान रहे, OH बॉन्ड ब्रेकेज है, यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेकेज नहीं है। तो ये भी आपका ये कीटोन देगा, ये कीटोन देगा, कीटोन्स, ठीक है, ये कीटोन देगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेज इनटू कीटोन्स, सेकेंडरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन्स। लेकिन ये CrO3 है, ठीक है, CrO3 ये है। अब एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो है PCC, वो इससे भी हल्का है, PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन विथ PCC, ऑक्सीडेशन विथ PCC, क्लोरोकॉम्प्लेट कॉम्प्लेक्स, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है, पाइरिडीनियम क्लोरो कॉम्प्लेक्स, मैं लिख देता हूं। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है प्लस HCl भी इसके अंदर होता है, और काफ़ी अच्छा ऑरेंज कलर का एक रिएजेंट होता है, ठीक है, PCC। तो इसमें क्या होता है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि और किसी दूसरे, ये इतना माइल्ड है, बाकी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता ये। जैसे ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ जो OH है उसको ही अफेक्ट करेगा। ये हमारा सिर्फ जो है वो, इसने सिर्फ इसको ही, आप देखो, सिर्फ इसको ही अफेक्ट करा है, इतने पार्ट को ही अफेक्ट करा है इसने, ठीक है। और पीछे जो है किसी भी कार्बन को, डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट नहीं करा। तो मतलब अगर अल्कोहल को आपको ऑक्सीडाइज करना है और पीछे अगर स्मॉल कोई ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो उसको वो अफेक्ट नहीं करता है। इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ पाइरिडीनियम क्रोमो कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ये एक तरीके से, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्लस HCl भी होता है। अब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने ले लिया तो बहुत स्ट्रांग है, HCl थोड़ा माइल्ड है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ वन स्टेप ही आगे ले जा पाता है, मतलब अल्कोहल को सिर्फ एक स्टेप ही आगे ले जाएगा। जैसे यहां पर ये आपने देखा ना, अल्कोहल को सिर्फ एक स्टेप आपको ले जाना है ऑक्सीडेशन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, CrO3, एक तो ये ले सकते हैं और PCC ले सकते हैं, और आपको दो स्टेप ले जाना है, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कंसेंट्रेटेड, ठीक है ना, कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, ये देख लीजिए आप। तो ध्यान रहे, अल्कोहल gets oxidized into carbonyl compound or alcohol gets oxidized into carboxylic acids. It depends upon the reagent, oxidizing agent that you are taking. If you are taking a very strong oxidizing agent, then alcohols will jump directly into carboxylic acid. Directly carboxylic acid में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, या तो CrO3 लेना पड़ेगा या PCC लेना पड़ेगा। CrO3 ले रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आपको प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना के देगा, और अगर आप
सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन बना के देगा। सिंपल वही है, OH बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से H टूटेगा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को आगे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को भी भाई फ़ायदा कराइए और मेरा भी फ़ायदा कराइए। एक गुल्लक बना लीजिए, रोज़ 5-5, 10-10 रुपये डालिए, जब आप पास हो जाएं तो एक चेक बना के मुझे भेज दीजिए। थैंक यू।